Well, student, we are now going to discuss about the quantization of charge. चार्ज के क्वांटाइजेशंस की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, इनफैक्ट क्योंकि चार्ज को मैंने क्रिएट कर लिया, लास्ट डिस्कशंस में मैंने चार्ज को क्रिएट किया था, रबिंग्स मेथड्स, इंडक्शन मेथड्स एंड कंडक्शन मेथड्स। अब जब चार्ज मैंने क्रिएट कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टीज को भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप डॉगी तो पाल लेते हैं घर में, और फिर इसके बाद में क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज तो मुझे पता होना चाहिए, कहीं वो हार्मफुल ना हो मेरे लिए। तो डेफिनेटली जैसे डॉगी क्या आपको काटता तो नहीं है, आपको बार्किंग तो नहीं करता है, आपको डराता तो नहीं है, तो क्या प्रॉपर्टीज है, बेसिकली मुझे उसको देखना पड़ेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तब हम इसके बाद वही, जैसे मेरे पास चार्ज तो मैंने स्टडी कर लिया, इन द सेम वे अब चार्ज की प्रॉपर्टीज तो पता होना चाहिए बाबा कि चार्ज क्या करता है, क्या वो फ्लक्स को जनरेट करता है, क्या वो स्केलर है, क्या वो वेक्टर है, क्या उसमें प्रॉपर्टीज एडिशंस की क्या रखती है, चार्ज को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हमारे पास में आ रही हैं। तो बेसिकली लॉजिकली ये बहुत फैक्ट है कि मुझे ये सब चीज़ें डिस्कस करनी ही होती हैं, क्योंकि चार्ज जब क्रिएट कर लिया तो चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, कमिंग लेक्चर्स में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट अभी का जो टॉपिक चल रहा है उसी प्रॉपर्टीज में ही ये भी आता है, वो प्रॉपर्टी आपकी क्वांटाइजेशंस की प्रॉपर्टी है। तो देखिए इसमें मैंने जैसे क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्ज के लिए एक फार्मूला बना रखा है, यहाँ पर फार्मूला है जो दिख रहा है आपको कि Q इज इक्वल्स टू द प्लस माइनस ऑफ एन ई। ये मैंने बनाया हुआ है जो कि Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई जो दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं तो देखिए इसमें ये समझना बहुत कंपलसरी है कि जो n है वो क्या है। n को हम लोग बेसिकली इंटीजर्स कंसीडर करेंगे, और वो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, और व्हाटएवर जो भी नंबर आप लेना चाहें ऐसे ही बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि वो प्लस भी होगा और वो माइनस भी होगा। इट इज वेरी कंपल्सरी टू नो अबाउट दिस कि दैट्स मे बी द पॉजिटिव, दैट्स मे बी द नेगेटिव। ओके, तो चार्ज किसी बॉडी का पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज किसी बॉडी का नेगेटिव भी हो सकता है। डेफिनेटली वी कम बैक टू द इंफॉर्मेशंस कि सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ई स्टैंड्स। यहां पर ई क्या स्टैंड करेगा, तो मैंने बोला कि ई इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक्स का पहले आप ये समझ लीजिए, बेसिक्स का मतलब होता है वेरी स्मॉल, तो ये सबसे छोटा चार्ज होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 10 टू पावर -19, एज यू नो दैट। तो इनफैक्ट मुझे ये पता चला कि हम किसी बॉडी के चार्ज को यानी कह सकते हैं, और इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कि सबसे स्मॉल चार्ज क्या पॉसिबल है, तो व्हाट यू विल टेल टू मी, इट्स वेरी इजी, बिकॉज चार्ज डिपेंड्स ऑन द नंबर n, इट्स द वेरिएबल क्वांटिटी। It may takes the value 3, that may takes the value 2, that may takes the value 1. Sorry. So let's we take the value 1 because this is the smallest value. Okay? मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज में आपसे पूछ रहा था, तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, स्मॉलेस्ट के लिए n की वैल्यू मैंने सबसे छोटी उठा के रख लिया है। We just consider the smallest value of n, that is 1, and put it here, and finally we find the result, that is E, means चार्ज सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो लेट मी अंडरस्टैंड हियर कि सबसे छोटा चार्ज जब मुझे पता चल गया, तो अब मुझे ये देखना है कि किसी भी बॉडी में देखिए, मैं देखता हूं कि इसका चार्ज कितना है 10 ही है, इसका चार्ज कितना है 5 ही है, इसका कितना है 2 ही है। हो सकता है आपको किसी बॉडी में चार्ज मिल जाए 5 into 10 to power 5 कूलम्स का चार्ज, वो भी हो सकता है। तो ये सारा क्या हो रहा है कि जैसे आपने 2 ही देखा यहाँ पर, तो हम करते क्या हैं, हम लोग
ऐसे दो चार्ज को कनेक्ट करते हैं तो देखिए 2E बन जाता है। और कौन से चार्ज, E और E, क्योंकि वही तो बेसिक है, उसी से तैयार करेंगे, उसी से बन के तैयार होगा। और देखिए मुझे 5E, तो मैंने ऐसे 5E लेकर के स्मॉलेस्ट जो आपको दिख रहे होंगे पॉइंटेड फॉर्म में वही E है, इन सबको कंबाइन आपने किया तो आपको 5E बन गया। ऐसे ही आपने 10 चार्जेस को कंबाइन किया तो आप यहाँ पर देखते हैं 10E बन गया। ऐसे हाउ मैनी द नंबर ऑफ E आप लेते हैं तो यू विल कंस्ट्रक्ट द बिगर एंड बिगर चार्ट्स। अभी और इसको समझने के लिए आप इसमें देखिए, मैंने इसे ये समझ के रखा हुआ है जैसे मैं इसे कंपेयर करता हूँ इसी चीज को, और अभी समझाने के लिए उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको एक ब्रिक्स की बात करी। ब्रिक्स क्या होता है, बहुत छोटा ब्रिक्स होता है। देखिए एक साइज होता है ब्रिक्स का, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी स्टेट में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, अभी एनीवेयर, तो आपको ब्रिक जो मिलता है, जिसे आप ईटा कहते हैं हिंदी में, आप उसे ब्रिक्स और ये ईट कहते हैं। जैसे मैंने एक ब्रिक ले लिया तो इसका तो फिक्स साइज है, स्मॉलेस्ट साइज है, ऐसे चार्ट्स का फिक्स साइज है, ऐसे इस ब्रिक का फिक्स साइज है। आपको ये पूरा एक, जैसे कि यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना है, क्यूबिकल ब्लॉक, तो देखिए मैंने इसमें कितने ब्रिक्स मुझे लेने पड़ेंगे, ऐसे मुझे 6 ब्रिक्स लेने पड़ेंगे और मैं इसे कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 करके, और इन्हें मैंने पूरा का पूरा एक बॉक्स बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्यूबिकल बॉक्स है, लेकिन इसमें कितने ब्रिक्स लग गए, 6 ब्रिक्स लग गए, तो इससे मैंने ये बना दिया। लेकिन आपने इसी को लेकर के ऐसे 6 का कनेक्शन किया था। मुझे ये वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, मैंने ऐसे 15 ब्रिक्स ले लिए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करके, उन्हीं को कनेक्ट करके देखिए पूरी वॉल बना दिया। तो बड़ा बनाने के लिए इन्हीं का आपको नंबर्स ज्यादा लेने पड़ेंगे और बड़ी चीज आप फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे चार्ट्स भी बड़ा बना सकते हैं इन्हीं का कनेक्शंस करके। तो फाइनली फुल एंड फाइनल वी नो दैट और वी अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशंस। क्वांटाइजेशंस का मतलब ये हो रहा है कि एक फिक्स क्वांटिटी है और जो कि E है, और इसी में हम इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करके बड़ी क्वांटिटी, बड़ा चार्ज बना सकते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ, furthermore in physics there are 2 other quantities I am getting, that is 2 quantities here you are just looking, E is equals to n into the h nu। 2 एडिशनल क्वांटिटीज और भी पड़ी हुई हैं फिजिक्स में, वो एक तो आपका एनर्जी ऑफ द फोटोन, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये भी क्वांटाइज्ड होता है, और जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो भी क्वांटाइज्ड होती है। वेल तो देखिए मैं पहले फोटॉन्स की बात कर रहा हूँ, जो कि प्लैंक्स ने इंफॉर्मेशंस दी थी और बाद में आइंस्टाइन ने इंफॉर्मेशंस दी थी कि व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सोलर इज इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस। उसने ये बताया था कि लाइट के 3 फॉर्म जैसे कि होते हैं, उनमें एक फॉर्म आइंस्टाइन ने ही बताया था कि वो लाइट जो है वो बंडल्स पैकेट्स के फॉर्म में हमारे पास तक आती है। तो वो बंडल्स की जो एनर्जी होती है वो दैट इज ही है, और वो n टाइम्स ऑफ h nu होती है, और वो क्वांटाइज्ड होती है। इसमें भी अगर आपसे सबसे छोटा एनर्जी पैकेट्स की बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि n की वैल्यू 1 रख देंगे तो NH, तो आपको सिर्फ h nu मिल जाएगा। इसको छुपा देते हैं। h nu ऐसी एनर्जी है जो सबसे छोटे बंडल्स या पैकेट्स की एनर्जी है, और इसी से मिलकर के बड़ी एनर्जी बना देंगे। एंगुलर मोमेंटम्स, बोर्ड्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स is revolving around the nucleus. The electrons, those are in the first orbit, you place n is equals to 1. Those electrons that revolving in the second orbit, place the value of 2 and whatever, so more. आप जिस ऑर्बिट्स का चाहें वो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर प्लेस कर दीजिए नंबर, और इसमें आप जब नंबर प्लेस कर देंगे तो आपको यहाँ पे आपको n टाइम्स ऑफ h nu, तो देखिए n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो h टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वांटाइज्ड है। जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो एनर्जी है वो उस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। फाइनली ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं इसे कंजर्वेशंस की बात कर रहा था, नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी वो कंजर्व भी रहता है, ठीक है।
तो देख सकते हैं कि कैसे चार्ज कंजर्व रहता है। कंजर्वेशंस को आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि वो कांस्टेंट की बात कर रहा है, लॉस नहीं होने वाला है ना, कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए कभी हम अगर किसी आइसोलेटेड बॉडी की बात करते हैं कि आइसोलेटेड बॉडी जैसे मेरे पास में ये है, तो इसमें जितना भी व्हाटएवर द चार्ज जो इसमें 1 2 3 इस तरह से इंडिकेट किया गया है, और ये +6 कूलम्स जैसे दिखा रहा है। अगर ये आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, वो कहीं शिफ्ट ही नहीं करेगा, कहीं मूव ही नहीं करेगा। हाँ, अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे इस बॉडी का चार्ज आपको कंजर्व दिख रहा है क्योंकि ये किसी के कांटेक्ट में नहीं है इनफैक्ट, इसलिए इसका चार्ज कंजर्व है और वैसे भी कंजर्व रहेगा। तो अभी तो इसमें आइसोलेटेड है, इसलिए एज ए होल इसमें जो भी चार्ज है वो उसी के पास में है। मैं दूसरा इवेंट कुछ इस तरह से बनाता हूँ यहाँ पर कि मैंने अभी दो बॉडीज कंसिडर किया। इन दो बॉडीज में देखिए क्या चल रहा है कि थोड़ा सा ये स्मॉलेस्ट रेडियस है, थोड़ा सा ये बिगेस्ट रेडियस है। You are just looking here, its radius is r1, its radius is r2. R2 is somewhat more as compared to the r1. Number of electrons positioned here is 10. Number of electrons also 10. Now again, two bodies are connected with a wire. We are just going to connect these two bodies with a connecting wire. Okay, मैं इसे वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। आप देखिए एक लॉजिक है यहाँ पर कि अगर इसके पास चार्ज है और इसके पास चार्ज है, तो we have informations that the potential of the first body or second body, potential of the bodies होता है that is k times of q by r. K and q is constant. Directly you can say V proportions to 1 by r. ओके, तो पोटेंशियल्स का आप ये बिल्कुल अपने दिमाग में ले लीजिएगा कि जो पोटेंशियल और डिस्टेंस किसी स्फेरिकल बॉडी का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए इस लॉजिक्स के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट बॉडी इज मोर एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ सेकेंड बॉडी। वेरी क्लियर, क्योंकि रेडियस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा है, उल्टा रिलेशन चलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे एज वी कनेक्ट द टू स्फेरिकल बॉडी विद द कंडक्टिंग वायर, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक से दूसरे में चलना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। Let me consider here कि 3 electron is just passing from the one body to the another body. Okay, so when these 3 electrons are reach at this spherical body, their numbers of charge increases, their number of charge decreases. Why the electrons? So you think that कि why the electron moves? It is very clear. Already I am telling you that electron only can transfer, केवल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन्स नेवर। मैं प्रोटॉन्स को मूव नहीं करा सकता। ये तो ये स्मार्ट बंदा है, यही मूव करता है। ये आलसी बंदा है, ये मूव नहीं करेगा, ये कभी मूव नहीं करेगा। ये दिस इज स्मार्ट, ये स्मार्ट बंदा है, ये फट से मूव करता है। जैसे ही इसे एनर्जी मिलती है आउटसाइड सोर्स से, क्विक मूव कर जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर। तो ये जैसे ही मैंने इसमें कनेक्ट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन सब आप सोच रहे होंगे ये कैसे मूव कर गया। तो आपको एक मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है इसमें कि आप ये इसका शॉर्ट्स इंफॉर्मेशन है, सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस, कि जैसे आप ये समझते हैं कि पानी को आपने देखा है कि कैसे बहता है वो। तो वाटर्स का फ्लो आपको याद रखना होगा कि वाटर्स हमेशा हाई हाइट्स से लोअर हाइट्स की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, इस तरीके से, लाइक दैट। और अगर आपने दोनों हाइट्स के लेवल बराबर कर दिए तो यू नेवर इमेजिन दैट वाटर कैन फ्लो। क्लियर? तो बेसिकली द थिंग इज दैट वी हैव जस्ट मेंटेन द डिफरेंस ऑफ हाइट। मैंने एक डिफरेंस क्रिएट किया इसमें और वाटर्स का फ्लो स्टार्ट।
दिस इज वेरी वेरी। तो इसमें क्या रहा है कि यहाँ पे क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये तो आपका जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, तो इसमें डिफरेंस क्रिएट करिए और वाटर्स का फ्लो आप स्टार्ट करा दीजिए। फिर आपने नेक्स्ट इवेंट देखिए। नेक्स्ट इवेंट्स में जैसे आपने एयर का मूवमेंट्स देखा है, ये मैं आपको आगे आगे भी बताता रहूंगा इसमें कि एयर का मूवमेंट्स आप देखते हैं तो वो कैसे चलता है। हवा बहने लगती है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज के बहुत सारे एग्जांपल्स आपने पढ़े हुए हैं कि भाई लैंड ब्रीज चलने लग जाती है, सी ब्रीज चलने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। जब प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है तो हवा का या एयर का मूवमेंट्स जो होता है या एयर करंट्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक थिंग इज देयर कि जस्ट यू क्रिएट द डिफरेंस, आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे और मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही कर दिया है। देखिए इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। मैंने एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ने चलना स्टार्ट कर दिया और देखिए यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं। अब मैं एक और एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, जस्ट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। वी हैव जस्ट कंसीडर्ड द टू कैंप्स। ये मेरे पास यहाँ पर मैंने दो कैंप्स लिए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं पॉइंटेड फॉर्म में। ये 6 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और फिर इसके बाद इसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। इस वाले में यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, दे आर जस्ट पासिंग देयर टाइम इन द कैंप्स, बट आफ्टर सम टाइम देयर इज सम डिफरेंसेस इन कैंप फर्स्ट। इसमें क्या होता है, बच्चों में कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर अभी की सिचुएशंस में। इसका मतलब यहाँ से 3 स्टूडेंट्स इस दूसरे वाले कैंप में मूव कर गए। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब मूव कर गए, अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जस्ट वांट टू से कि इवेंट फर्स्ट में देखिए मैं टोटल स्टूडेंट्स को काउंट करता हूँ, तो 6 + 10 दैट इज इक्वल टू 16। मैं इस वाले में काउंट करता हूँ 3 + 13 इज इक्वल टू 16। तो देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। टोटल जब हम काउंट करते हैं तो वो फिर वही निकलता है, टोटल दोनों का सेम है, इसका और इसका। यही कंजर्वेशन है, इसी को मैं कंजर्वेशंस बोलता हूँ। दिस इज द कंजर्वेशंस। मतलब ये चलता है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो हो सकता है। मैंने इसे you can just learn it here कि may transfer, electron may transfer from one body to another, but as a whole जब हम दोनों को टोटल करते हैं तो वो मेरा बराबर आता है। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट एज ए होल अगर टोटल किया जाएगा तो वो हमेशा बराबर निकल के आएगा, लॉस नहीं करता है, एक भी लॉस नहीं करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट है या फिर वो कंजर्व है। इट मींस चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, नेवर लॉसेस। ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ स्टूडेंट्स कैंप्स को छोड़ के भाग गए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो यहाँ से यहाँ चले गए, अभी भी वो सुरक्षित है, अभी भी वो वहीं पर है। अभी भी काउंटिंग की जाएगी तो 16 निकलेंगे और बाद में भी काउंटिंग की जाएगी तो 16 निकलेंगे। ओके फाइन, वी जस्ट